So children, we are now going to start a new topic, that is electrostatic potential energy. और ये हमारे क्वेश्चंस को, प्रॉब्लम्स को इजी करने के लिए एक बेहतरीन टेक्निकल टूल है। हमें पता है कि एक चार्ज के चारों ओर की जो स्पेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है, और अगर कोई दूसरा चार्ज उस स्पेस में लाया जाए तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अगर हम इस चार्ज की फील्ड में इस छोटे से चार्ज को लेकर आए, हम इसे टेस्ट चार्ज कह सकते हैं, तो ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा along the line joining the two charges and away from the charge। तो अब ये चार्ज क्या करेगा, अगर ये फ्री है मूव करने के लिए तो ये इस तरफ भागेगा। ठीक है, चलो, ये एक्सपीरियंस करता है फोर्स, और उस फोर्स की वैल्यू हम लिख सकते हैं चार्ज जो उसे एक्सपीरियंस कर रहा है इनटू इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इस तरफ मूव करने लगता है। जिस पॉइंट पर हम इसको लाए थे वो मान लो कि आर इनिशियल है, वो डिस्टेंस बिटवीन कैपिटल क्यू एंड प्लस क्यू। तो ये जब मूव करना शुरू करता है तो हम किसी पॉइंट आर पर, जब ये कैपिटल क्यू से आर डिस्टेंस पर है, किसी पॉइंट पर इसको ऑब्जर्व करते हैं, इसके मोशन को पॉज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होता है रिपल्सिव अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। और अगर इस फोर्स की वजह से, जो कि इस डिस्टेंस आर पे डिपेंड करता है, जैसे जैसे चार्ज दूर जा रहा है उस पर ये जो फोर्स है कैपिटल क्यू की वजह से वो डिक्रीज कर रहा है। तो मान लो कि इस पॉइंट पर जो फोर्स है वो फोर्स है चार्ज इनटू के क्यू बाई आर स्क्वायर, जो कि कैपिटल क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पोजीशन पर। तो ये इतना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, और अब इस फोर्स की वजह से अगर इसको एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट मिलता है डी आर, तो ऑब्वियसली फील्ड ने फोर्स लगा के इसको डिस्प्लेस किया है, तो कुछ काम किया है। तो हम जानना चाहते हैं कि उसने कितना काम किया है। तो इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए इस फील्ड ने जो काम किया उसको हम कह सकते हैं कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। इसको अगर हम ओपन करें तो फोर्स का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, और क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं तो कॉस ज़ीरो। अब अगर हम ये जानना चाहें कि चार्ज अपनी इनिशियल पोजीशन से अपनी फाइनल पोजीशन तक पहुंचने में कितना काम इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर करती है, तो हमें इसे इंटीग्रेट करना होगा फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए इसको इंटीग्रेट करके हम फील्ड का टोटल वर्क डन पा सकते हैं। तो ये वर्क डन काफ़ी सिंपल है कैलकुलेट करना। आप सिंपली फोर्स की वैल्यू रख दो Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपिटल Q और डी आर। Q के कैपिटल Q इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएंगे बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंट टर्म्स, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा डी आर अपॉन आर स्क्वायर। डी आर अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा -1 अपॉन आर। अब इसमें हम लोअर और अपर वैल्यू सब्सटीट्यूट करें तो ये हो जाएगा के क्यू कैपिटल Q, और ये हो जाएगा 1 अपॉन आर इनिशियल -1 अपॉन आर फाइनल बिकॉज ऑफ दिस माइनस चार्ज। अब इस पॉइंट को ध्यान से समझने वाली बात है। देखो, दिस वर्क इज डन बाय द फील्ड ऑफ कैपिटल Q चार्ज ऑन द चार्ज स्मॉल q। तो क्योंकि फील्ड, जो कि फील्ड क्या है, फील्ड में एनर्जी स्टोर्ड है, और फील्ड ने काम किया स्मॉल q पर और उसको डिस्प्लेस किया, तो एनर्जी जो फील्ड ने खर्च की वो उस फील्ड से कम हो गई, यानी कैपिटल Q और स्मॉल q सिस्टम की जो एनर्जी थी वो कम हो गई। और क्यों कम हुई? क्योंकि सिस्टम ने स्मॉल q पर काम किया। कैपिटल Q स्मॉल q आर मेकिंग एन इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम। तो अब इनिशियली इस स्मॉल q कैपिटल Q सिस्टम की कुछ एनर्जी थी जो कि इन दोनों के बीच के सेपरेशन आर आई के समय थी, और स्मॉल q को फील्ड ने एनर्जी खर्च करके फोर्स लगा के डिस्प्लेस किया और आर फाइनल पे पहुंचा दिया। तो अब जो नई एनर्जी है नए पोजीशन आर फाइनल पर, वो के क्यू कैपिटल Q आर फाइनल हो जाएगी। मतलब ये जो पहला टर्म है
और ये जो दूसरा टर्म है ये असल में सिस्टम के दो पोजीशंस पर एनर्जी को दिखा रहे हैं, और ये डिफरेंस ये बता रहा है कि फील्ड ने जो काम किया उससे सिस्टम की एनर्जी में इनिशियली और फाइनली वैल्यूज़ में फ़र्क हुआ और चेंज आया। तो जो काम हुआ उसकी वजह से सिस्टम की एनर्जी में चेंज आया। अब ये कौन सी एनर्जी है? ये जो एनर्जी है, जो चेंज इन एनर्जी था, वो किस लिए आया? क्योंकि स्मॉल क्यू पहले कैपिटल क्यू से किसी और पोजीशन पर था और फिर स्मॉल क्यू वहाँ से आगे बढ़कर आर फाइनल पे पहुँच गया। तो ये जो एनर्जी है और उसका जो चेंज है वो किस वजह से हो रहा है? क्योंकि चार्ज की पोजीशन में चेंज हो रहा है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर पोजीशन की वजह से कोई एनर्जी सिस्टम में है और वो चेंज होती है क्योंकि पोजीशन चेंज होता है, तो उस एनर्जी को हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। और क्योंकि ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर्ड एनर्जी है तो इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो फील्ड ने जो काम किया, कैपिटल क्यू की फील्ड ने स्मॉल क्यू पे जो काम किया और उसको इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे डिस्प्लेस किया, उसकी वजह से सिस्टम की एनर्जी में चेंज आया। और वो जो एनर्जी है जिसमें चेंज हुआ वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो क्योंकि काम की वजह से चेंज आया तो हम वर्क को और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को आपस में रिलेट कर सकते हैं। कैसे रिलेट कर सकते हैं? वर्क डन के एक्सप्रेशन में दो टर्म थे, एक जब Q से स्मॉल q R इनिशियल पोजीशन पर था और दूसरा जब स्मॉल q कैपिटल Q से R फाइनल पोजीशन पर था। तो सर्टनली ये जो टर्म है ये उस एनर्जी को रिप्रेजेंट करना चाहिए जो इनिशियली इन दोनों सिस्टम की थी, और ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो हमने कहा कि वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और ये चेंज क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ने काम किया और हमने देखा कि आर फाइनल आर इनिशियल से बड़ा है, इसका मतलब कि जो सेकेंड टर्म है वो फर्स्ट टर्म से छोटा हुआ। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल से कम हो गई, ऑब्वियसली फील्ड ने एनर्जी खर्च करी। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हम फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी देखें तो ये टर्म निगेटिव आना चाहिए। अब चेंज इन एनर्जी हमेशा फाइनल पोजीशन या फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू होनी चाहिए। तो इस कॉन्सेप्ट को अपने रेगुलर स्टैंडर्ड वे में कि जब भी हम चेंज कैलकुलेट करते हैं तो हम फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा कि अगर फील्ड ने काम किया तो जो चेंज आया वो एनर्जी का चेंज निगेटिव है क्योंकि फाइनल वैल्यू कम हो रही है इनिशियल वैल्यू से। तो हमने वर्क डन और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को आपस में रिलेट किया कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। दिस इज ऑफ द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, दैट इज Q एंड स्मॉल q। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो डिफाइन हो रहा है ये सिस्टम का चार्ज है, सिस्टम की एनर्जी है। अब जरा सोचो ये पोटेंशियल एनर्जी क्यों आई? क्योंकि फील्ड ने काम किया। और फील्ड को काम क्यों करना पड़ा? क्योंकि फील्ड जो Q की फील्ड थी या कैपिटल Q था वो स्मॉल q को रिपेल कर रहा था, यानी दोनों के बीच एक इंटरैक्शन था, एक का दूसरे से फोर्स का इंटरैक्शन था। कैपिटल Q की अपनी फील्ड थी, स्मॉल q की अपनी फील्ड थी और उन फील्ड्स का इंटरैक्शन था। तो हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज interaction energy because it always appears due to interaction of forces and fields। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो चार्जेस के बीच किसी जगह पर इंटरैक्शन ना हो तो ये इंटरैक्शन एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी गायब हो जाएगी। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस जहाँ पर हम ये मान सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल Q की ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल या ज़ीरो हो गई है, तो उस डिस्टेंस को हम कहेंगे इनफाइनाइट डिस्टेंस। इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जहाँ पे दोनों चार्जेस के बीच का इंटरैक्शन ज़ीरो हो वहाँ पर हम उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को ज़ीरो लेंगे। इसीलिए हम चाहे वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो या इलेक्ट्रोस्टैटिक, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर उसको हम ज़ीरो लेते हैं। तो अगर मैं इस
एक्सप्रेशन में, जो कि इसका एक्सप्रेशन था, फाइनल डिस्टेंस को इनटू फाइनाइट ले लूँ कि फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स स्मॉल क्यू को धक्का देते देते इनफाइनाइट डिस्टेंस पर पहुंचा देता है। तो अगर फाइनल डिस्टेंस को मैं इनफाइनाइट ले लूँ तो ऑब्वियसली ये टर्म ज़ीरो हो जाएगा। और ये जो टर्म था वो कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू के बीच जब डिस्टेंस आर थी तो उस समय इनके सिस्टम की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम फाइनल डिस्टेंस को इन्फिनिटी ले लें तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। तो u फाइनल माइनस u इनिशियल दैट विल बी इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन k q अपॉन r इनिशियल, जो इनिशियली इनकी पोजीशन थी। और क्योंकि अब फाइनल डिस्टेंस रही नहीं तो हम इसे जनरल टर्म दे देते हैं r। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस व्हेन दे आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस r इज k q स्मॉल q अपॉन r। पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में काफ़ी अच्छे से पढ़ा था कि अगर एक स्टोन है और उसको हम h हाइट ऊपर तक उठाते हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी में गेन करता है, क्योंकि हम उसको ग्रेविटी के अगेंस्ट उठाने में काम कर रहे हैं। देखो यहाँ पर हमारे केस में फील्ड काम कर रही थी और यहाँ पर हम फील्ड के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो हम फील्ड को एनर्जी डोनेट कर रहे हैं। यानी इस मास और इस अर्थ, इन दोनों सिस्टम के बीच जो फील्ड है उसमें एनर्जी स्टोर हो रही है, तो इसको पोटेंशियल एनर्जी गेन हो रही है। अब अगर इसको यहाँ से छोड़ दें तो तुम्हें पता है कि ये अगर इस नेल पे गिरेगा तो ये इस नेल को अंदर फिक्स कर देगा ग्राउंड में। यानी इस पर जो हमने काम किया था उसकी वजह से इसमें एक एनर्जी में चेंज आया था और एनर्जी बढ़ी थी। और जब ये नीचे गिरेगा तो ये उस एक्स्ट्रा एनर्जी की वजह से काम करने की कैपेसिटी रख रहा है और ये इस नेल पर वर्क करके इसको अंदर फिक्स कर देगा। यानी ये वो एनर्जी को नेल पे खर्च कर देगा, नेल पे खर्च करने की इसमें कैपेसिटी है। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ ऐसा है कि अगर हम काम करते हैं तो एनर्जी बढ़ेगी सिस्टम की, और अगर फील्ड काम करता है तो एनर्जी सिस्टम की घटेगी। इसलिए वर्क डन बाय द फील्ड इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विद नेगेटिव साइन, क्योंकि ये चेंज नेगेटिव होगा। हमेशा फाइनल एनर्जी इनिशियल एनर्जी से कम होगी। तो इसीलिए हम लोग इस रिलेशन को ऐसे लिखते हैं कि व्हेन वर्क इज डन बाय द फील्ड देन इट इज नेगेटिव ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल एनर्जी वैल्यूज। लेकिन अगर एक्सटर्नल एजेंट काम करता, जैसे यहाँ पे हम इसको ऊपर उठा के ले जा रहे थे तो हम क्या थे, एक्सटर्नल एजेंट। तो एक्सटर्नल एजेंट अगर काम करता, फील्ड नहीं, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती। तो इसी जगह पर इसको एक बैक ऑफ माइंड रखेंगे कि अगर एक्सटर्नल एजेंट काम करता तो यही जो रिलेशन है, यही जो डिफरेंस है, ये पॉजिटिव होता और ये माइनस साइन हमको यहाँ नहीं रखना पड़ता। तो क्यों हम एक्सप्रेशन में हमेशा इस तरह से रिलेशन लिखते हैं, इसकी वजह ये एक्सप्लेनेशन है। तो वी आर स्टार्टिंग आवर जर्नी विद द एक्सप्रेशन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू k q स्मॉल q अपॉन r, जहाँ ये है वो चार्ज जिसकी फील्ड है और ये है वो चार्ज जो उस फील्ड में आकर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। और इन दोनों का जो सिस्टम बन रहा है उस सिस्टम में इंटरेक्शन की वजह से ये पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है। तो अब इसकी इस पोटेंशियल एनर्जी की कुछ खास बातें। पहला, पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आई, वर्क की वजह से आई। वर्क क्या है, एक स्केलर है, तो क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन तो ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी भी एक स्केलर है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव हों तो आप पॉजिटिव चार्जेस यहाँ रखेंगे तो रिजल्ट भी पॉजिटिव होगा। यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस इफ बोथ आर ऑफ सेम नेचर विल बी पॉजिटिव। अगर दोनों चार्जेस निगेटिव हो तो भी ये प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर एक चार्ज पॉजिटिव और एक निगेटिव हो तो पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होती है। इसका मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी इज निगेटिव व्हेन चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड दे विल अट्रैक्ट व्हेन दे आर ऑपोजिट इन साइन।
हम इसको ऐसे कंक्लूड करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बाउंड सिस्टम विच इज बाउंड ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स विल ऑलवेज बी निगेटिव। बाउंड सिस्टम का मतलब जो सिस्टम एग्जिस्ट कर सकता है, जिसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जिसके कंपोनेंट्स हैं, वो भाग नहीं जाते इन्फिनिटी पर, तो बाउंड सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हमेशा निगेटिव होती है। इसीलिए जो अर्थ और प्लैनेट की पोटेंशियल एनर्जी है, अर्थ और सैटेलाइट की पोटेंशियल एनर्जी है, वो भी हमेशा निगेटिव आती है, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स की वजह से वो सिस्टम बाउंड सिस्टम है। अब सवाल आता है कि भाई पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने का फ़ायदा भी है क्या कुछ? तो कुछ नहीं, बहुत फ़ायदा है। तो पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को कम्प्लीटली एक्सप्लॉइट करने के लिए सबसे पहले हमें पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना सीखना होगा। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं जो कई बार रिपीट हुआ है 2004 में, 12 में और 20 में आईएससी बोर्ड में। क्वेश्चन कहता है कि पॉइंट चार्जेस क्यू आर प्लेस्ड एट ईच वर्टिसेस of an equilateral triangle of side A, find electrostatic potential energy of the system। इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस पर 3 चार्ज रखे हैं जो इक्वल हैं। तो रूल क्या है पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते समय? सबसे पहला काम है कि सिस्टम में कितने चार्ज के पेयर्स बन रहे हैं, वो पेयर्स ढूंढकर उनको नंबर कर देंगे हम डायग्राम में ही। उसके बाद हर पेयर की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। ध्यान रखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला Q1 Q2 अपॉन R। इस फॉर्मूले में जब चार्जेस रखेंगे तो हमेशा साइन के साथ रखेंगे, तो ऑब्वियसली जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो भी साइन के साथ आएगी, आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। फिर सारे ऐसे टर्म्स को हम साइन के साथ ऐड कर देंगे सिंपली, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम पता चल जाएगी। फ़ायदा क्या है पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट का? कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हमको इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन और उनके बीच का एंगल, ये सब कुछ चिंता नहीं करनी है। केवल देखना है कि क्या चार्ज की वैल्यू है, क्या उसका साइन है, क्या उनके बीच की डिस्टेंस है, और वैल्यूज़ रख के कैलकुलेट कर लेना है। तो चलो पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने चार्जेस को एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के 3 साइड्स पे रख दिया। इनके बीच की डिस्टेंस हमने ए ले ली, यानी साइड्स ए ले लिए। अब हमको पहला काम करना है कि पेयर्स काउंट करने हैं। तो एक तो ये पेयर हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये हो गया। यानी कितने टर्म्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम में होंगे? 3। फॉर्मूला रखते हैं Q1 Q2 अपॉन R। तो सिंपली KQ² हो गया। सेकेंड टर्म के लिए भी सेम, और थर्ड टर्म के लिए भी सेम वैल्यू आ गई। ऐड किया तो 3KQ² हो गया, जहाँ K की वैल्यू 1/4πε0 है और इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ है। तो बहुत ही सिंपल है पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करना। बस स्टेप्स ध्यान रखना, पेयर ढूंढो, हर पेयर के लिए पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले को यूज़ करके एक टर्म लिखो। बस इतना ध्यान रखो कि चार्जेस साइन के साथ रखो, और फिर सारे पेयर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी जो साइन के साथ आई है उसे ऐड कर दो, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। और बैक ऑफ माइंड ध्यान रखना, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की इसलिए बनी थी क्योंकि फील्ड या एक्सटर्नल एजेंट काम कर रहा था। फील्ड सिमिलर चार्जेस को दूर भगाने के लिए काम कर रही थी, और अगर एक्सटर्नल एजेंट काम करता तो वो सिमिलर चार्जेस हैं तो उनको पास लाने के लिए काम करता। पर सिस्टम की एनर्जी चेंज होती है जब भी हम काम करते हैं। अब दूसरा सवाल लेते हैं। ये भी 2 साल पूछा गया है, केवल ये चार्ज की वैल्यू फ़र्क रही है 2015 और 17 में। तो हम समझ सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है 2022 में भी। क्वेश्चन था कि 1 माइक्रोकूलम चार्जेस आर प्लेस्ड एट 1 मीटर अपार्ट इन एयर, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो सिंपली पोटेंशियल एनर्जी इज K, चार्ज नंबर 1, चार्ज नंबर 2 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम। अब क्योंकि SI यूनिट में है डिस्टेंस, तो हमें चार्ज को भी SI यूनिट में चेंज करना पड़ा कूलम में। और जब ये वैल्यू आई तो हमने K की वैल्यू 9 × 10⁹ रखी और हमें पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिल गई। तो ये तो तरीका हुआ पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने का। अब हम आते हैं इसके फ़ायदे पर। अब ये सवाल कंसीडर करो, 2 charges, same mass and same charge are released from distance r, find their speed at infinity।
अब ध्यान करो, अगर हम दो चार्जेस बनाकर आर डिस्टेंस पर उसके बाद उनका फोर्स कंसीडर करें और फिर एक चार्ज को या दोनों चार्जेस को, क्योंकि दोनों चार्जेस अगर फ्री हैं तो दोनों चार्जेस मूव करेंगे और दोनों चार्जेस फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करेंगे। तो अगर हम, और वो भी तब जबकि फोर्स हर पॉइंट पर बदल रहा है, क्योंकि फोर्स वेरिएबल है, आर पर डिपेंडेंट है। तो अगर हम फोर्स के कॉन्सेप्ट को कंसीडर करके और वेलोसिटी निकालें कि भाई कितनी वेलोसिटी किसी पोजीशन पर रेस्ट से बाहर जाने पर, इन्फिनिटी तक पहुंचने पर कितनी वेलोसिटी उसकी हो गई, तो तुम खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक बहुत ही मुश्किल टास्क है। लेकिन अगर हम ये समझें कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम व्हेन दे आर एट डिस्टेंस आर, क्यू और क्यू, ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस है आर, तो इनके बीच का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन आर। अब जब इनको रिलीज कर दिया गया तो ये दोनों भागेंगे। जब इन्फिनिटी पर पहुँचे तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी ज़ीरो, और ज़ीरो हो गई तो एनर्जी गई कहाँ, काइनेटिक एनर्जी में। तो जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो तो ज़ीरो हो गई और ये बदल किस में गई, काइनेटिक एनर्जी में। कितने चार्जेस भाग रहे हैं, दो चार्जेस भाग रहे हैं। दोनों चार्जेस का मास सेम है तो फोर्स को वो सेम रिस्पॉन्स करेंगे और उनका एक्सेलरेशन भी सेम होगा। तो दोनों इन्फिनिटी पर पहुंचेंगे तो सेम वेलोसिटी गेन किए होंगे। तो हम कह सकते हैं कि सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी जो आर डिस्टेंस पर थी वो बदल कर काइनेटिक एनर्जी हो गई इन्फिनिटी पर। अब क्योंकि दो चार्जेस थे तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी को कंसीडर करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी है के Q1 Q2 अपॉन आर और हाफ mv² इंटू 2। तो आप देखो कि वेलोसिटी स्क्वायर इज kq² बाई mr, तो वेलोसिटी हो गई √kq² बाई mr। और ये कुछ लाइंस में ही, कुछ स्टेप्स में ही हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये फ़ायदा है कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी का, कि आप फोर्स के कॉन्सेप्ट से जो काम बहुत लंबा करते वो कुछ सेकंड्स में पूरा हो गया। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना भी आएगा और उसके कॉन्सेप्ट को, उसकी इंपॉर्टेंस को भी समझेंगे हम। इस क्वेश्चन को देखो, ये मेंस 19 में आया हुआ था। 3 charges Q plus Q plus Q are placed at the vertices of a right angled triangle which is isosceles. You have to find net electrostatic potential energy of the system is 0, then what is the value of charge Q? सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी अगर ज़ीरो है तो कैपिटल Q की वैल्यू पता करनी है और ऑप्शंस दिए हुए थे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं जिसकी साइड्स हम a भी रख सकते हैं और 1 भी रख सकते हैं। दो साइड्स इक्वल हैं तो मैंने यूनिट 1 ले लिया है, दोनों का 1 यूनिट, और इसकी वजह से जो हाइपोटेनस है वो √2 हो जाएगा। अब उन्होंने कहा कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज़ ज़ीरो, तो सबसे पहले हमें पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी होगी और उसके लिए हमें पेयर देखने होंगे। एक तो ये पेयर बन रहा है, दूसरा ये पेयर बन रहा है और तीसरा ये पेयर बन रहा है। तो हमने पहले पेयर के लिए लिखा के Q1 Q2 अपॉन आर, फिर दूसरे पेयर के लिए लिखा के Q1 Q2 अपॉन आर और तीसरे पेयर के लिए लिखा के Q1 Q2 अपॉन आर। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। पोटेंशियल एनर्जी टोटल सिस्टम की ज़ीरो है तो हमने U की जगह ज़ीरो रख दिया और यहाँ पर हमने इसमें से जो कॉमन टर्म है k स्मॉल q वो कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में आपको ये वैल्यू मिल रही है। अब अगर इस प्रोडक्ट को ज़ीरो होना है तो ये तो ज़ीरो है नहीं, ना तो k और ना ही चार्ज q, तो ऑब्वियसली ये जो ब्रैकेट में टर्म है ये ज़ीरो हो रहा होगा। तो इसको ज़ीरो रखने पर q की वैल्यू अपने आप स्मॉल q अपॉन 1 + 1 अपॉन √2 आ जाएगी। और क्योंकि ये ऑप्शन नहीं गिवन था तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया और ये ऑप्शन हमको ऑप्शंस में मिल गया। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था। और इसी तरह से हम दो और क्वेश्चंस देखते हैं। क्योंकि अब हम थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन सीख चुके हैं तो अब हम डिफ़िकल्टी लेवल को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 4 इक्वल पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट दीज कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स मुश्किल नहीं बनाते, बस केवल डायग्राम बनाना होता है और चीज़ें ईजी हो जाती हैं। यू हैव टू फाइंड वर्क टू पुट 5th चार्ज कैपिटल Q एट द ओरिजिन। अब देखो, तुमको यहाँ भी वर्क कैलकुलेट करना है। 4 चार्जेस 4 कॉर्नर्स पे रखे हुए हैं और अगर तुम
कोऑर्डिनेट्स देखो तो पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने बना लिया और 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 इस तरीके से हमने इक्वल डिस्टेंस पर मार्किंग्स रफली कर ली। एक चार्ज 0 2 पर है यानी कि वाई एक्सिस पर है, दूसरा चार्ज 4 2 पर है यानी एक्स एक्सिस पर 4 और वाई एक्सिस पर 2 यहाँ है, तीसरा चार्ज 4 और -2 पर है यानी एक्स एक्सिस पे 4 और वाई एक्सिस पे -2 यानी यहाँ पर है, और फोर्थ चार्ज 0 और -2 पर है यानी निगेटिव वाई एक्सिस पर यहाँ पर है। तो अगर तुम देखो तो ये x इक्वल टू 0 और ये x इक्वल टू 4, तो ये डिस्टेंस 4 हो गई, ये भी x इक्वल टू 0 और ये x इक्वल टू 4 डिस्टेंस हो गई दोनों के बीच की 4। यहाँ देखो ये +2 है और ये -2 है, तो ये डिस्टेंस दोनों के बीच की हो गई 2 + 2 4। इसी तरह से इन दो चार्जेस के बीच की भी डिस्टेंस 4 हो गई। तो असल में उन्होंने कुछ और नहीं, तुमको 4 चार्जेस एक स्क्वायर के 4 वर्टिसेस पर दे दिए थे। इसके बाद उन्होंने कहा कि कैपिटल क्यू को ओरिजिन पर लाकर रखे फिफ्थ चार्ज को, तो वर्क बताओ। अब ये अगर फोर्सेस के साथ करना चाहो तो तुमको चारों के फोर्सेस इस कैपिटल क्यू पर, फिर वो इन्फिनिटी से यहाँ तक चलकर आया है, बहुत मुश्किल काम होता। लेकिन एनर्जी का कॉन्सेप्ट इसको कितनी चुटकियों में सॉल्व कर देगा। हमको क्या करना है, हमें पता है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, यानी अगर हम चेंज ऑफ द एनर्जी ऑफ द सिस्टम समझ लें तो हम वर्क डन कैलकुलेट कर लेंगे। अब सिस्टम में एनर्जी में चेंज क्यों हो रहा है, पहले 4 चार्जेस थे और फिर 5वां चार्ज यहाँ कर बैठ जाता है, तो सिस्टम की एनर्जी में चेंज हो रहा है क्योंकि पहले जो चार्ज यहाँ बैठ रहा है वो इन्फिनिटी पे था और अब उसकी पोजीशन इन चारों के रिस्पेक्ट में बदलकर इस ओरिजिन पर हो गई है। तो हमको पहले जो सिस्टम था उसकी एनर्जी पता कर लेनी है, फिर क्यू जब यहाँ आकर बैठ गया है तो उस सिस्टम की एनर्जी 5 चार्जेस की पता कर लेनी है, और इन दोनों एनर्जीज के बीच का डिफरेंस सिंपली वर्क डन दे देगा। हमें कुछ नहीं करना, और तुम देख चुके हो कि पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना बहुत आसान है। सिंपली काउंट द पेयर्स एंड देन राइट पोटेंशियल एनर्जी एक्सप्रेशन फॉर ईच पेयर। ध्यान रखना कि पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते समय चार्जेस को साइन के साथ रखना है। तो अब इन दोनों, अब देखो यहाँ पर पहले हम लोग पेयर देख लेते हैं। ये एक पेयर बना रहा है, ये दूसरा पेयर बना रहा है, ये तीसरा पेयर और ये फोर्थ पेयर। इसके अलावा भी 2 पेयर्स हैं, ध्यान से देखो, ये स्क्वायर है तो एक ये और एक ये, तो ये हो गया 5th और ये हो गया 6th। अब इन 4 चार्जेस की वजह से कुल 5 पेयर्स बन रहे हैं, तो हमारे पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन में 5 टर्म्स आएंगे, ठीक है ना। k q1 q2 अपॉन r, 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 और ये चारों इक्वल है तो हम सीधे लिख सकते हैं 4k(q²/4। इसके बाद इन दोनों की वैल्यू देखो, k q1 q2 अपॉन r क्या होगा, यहाँ पे साइड √2 होगा डायगोनल, तो k q1 q2 अपॉन 4√2। इसी तरह से इसका भी k q1 q2 अपॉन 4√2। तो ये टर्म क्योंकि 2 बार आ रहा है तो हम इसे 2 इंटू ये टर्म लिख देते हैं सीधे। तो अब इन दोनों को एज इट इज छोड़ दो, इन्हें सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे ही छोड़ दो, इसका फ़ायदा तुमको दिखाई देगा। अब आ जाओ इस पर, अब देखो कितने पेयर्स बन रहे हैं, हम इन पेयर्स को हाईलाइट करते चलते हैं। आप मेरे साथ डायग्राम बनाओ और इन पेयर्स को हाईलाइट करो। तो एक पेयर तो ये बन रहा है, दूसरा पेयर ये, तीसरा पेयर ये और चौथा पेयर ये पहले भी थे अभी भी हैं। इसके अलावा एक पेयर ये और एक पेयर ये पहले भी थे और अभी भी हैं, तो इनको हम नंबरिंग कर लेते हैं जैसे पहले थी। पहले भी हमने इनको 1 2 3 4 कहा था, और फिर ये 5th पेयर था और ये 6th पेयर था। तो ये पेयर पहले भी थे अभी भी है, तो जो यहाँ एक्सप्रेशन इन पांचों के लिए हमने निकाला था वो चुपचाप उठाकर यहाँ रख दिया, ठीक, एज इट इज़। अब देखो नए पेयर क्या जनरेट हुए हैं। ये जो 5th चार्ज आ गया इसकी वजह से एक ये पेयर जनरेट हुआ, एक ये पेयर जनरेट हुआ, एक पेयर ये जनरेट हुआ,
और एक पेयर ये जनरेट हुआ। एक बार काउंट करो कि कोई पेयर छूट तो नहीं रहा। इन दोनों चार्जेस की वजह से एक पेयर जनरेट हुआ, इन दोनों चार्जेस की वजह से एक पेयर जनरेट हुआ, फिर इन दोनों की वजह से एक एक पेयर जनरेट हुआ। तो जो पहले से थे वो तो हमने यहाँ पे टर्म्स लिख लिए एज इट इज़। ये आपका 7th पेयर, ये आपका 8th पेयर, ये 9th और ये 10th, टोटल 10 पेयर्स हो गए। अब 7th पेयर के लिए देखो, इस चार्ज और इस चार्ज के बीच जो डिस्टेंस है वो 2 है। सिमिलरली इस चार्ज और इस चार्ज के बीच डिस्टेंस 2 है, तो हमने इनके लिए लिख दिया KQ1Q2/2 प्लस KQ1Q2/2। साइन सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद KQ1Q2 अपॉन दिस डिस्टेंस, इसको x मान ले, और KQ1Q2 अपॉन दिस डिस्टेंस। तो ये दोनों डिस्टेंसेस अगर हम x मान लें तो ये x हम सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का अंडर रूट, ये आ जाएगा आपका 2√5। तो इन दोनों एक्स्ट्रा पेयर्स के लिए आपकी पोटेंशियल एनर्जी में टर्म्स ऐड हो गए KQ1Q2/2√5 प्लस KQ1Q2/2√5। अब ध्यान से देखो, मैंने क्यों कहा था कि सिंप्लीफिकेशन मत करो। ये टर्म यहाँ भी है और ये टर्म यहाँ भी है। वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हमको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, मतलब इस टर्म में से इस टर्म को माइनस करना है। तो अगर तुम फाइनल में से इनिशियल माइनस करोगे तो ये टर्म और ये टर्म ये चले जाएंगे। आपके पास ये जो एक्स्ट्रा पेयर्स की वजह से टर्म आया है बस यही बचेगा। और ये क्या है, अगर आपने u फाइनल माइनस u इनिशियल किया तो जो ये टर्म था ये तो आपका एज इट इज़ कैंसिल हो गया माइनस करने पर। ये बचा जिसको हमने यहाँ सिंप्लीफाई किया था, ये दो टर्म एक से हैं तो ये ट्वाइस KQ2/2 हो जाएगा, ये दो टर्म एक से हैं तो ये भी ट्वाइस KQ2/2√5 हो जाएगा। तो ये जो टर्म है केवल यही वर्क डन को जेनरेट कर रहा है। तो हमने कहा कि वर्क डन इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड दैट इज सिंपली इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। और इसमें 2 कैंसिल हो गया तो आपके पास सिंपली ये एक्सप्रेशन आ गया, वर्क डन इज इक्वल टू दिस मच। यहाँ पे जब आप वैल्यू लिख रहे थे तो आपको सिर्फ इस जगह पर थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी कि आपको टोटल कितने एक्स्ट्रा पेयर बने वो कैलकुलेट करना है। बाकी आप अगर ये दिखाने की मजबूरी ना हो कि इनिशियली कितना और फाइनली कितना जैसा बोर्ड में होता है, तो एक्चुअली तो आपको बस ये देखना है कि नए सिस्टम में कितने एक्स्ट्रा पेयर हैं। जितने एक्स्ट्रा पेयर हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी ही वर्क डन के बराबर हो जाएगी। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। एक सवाल और देखते हैं जो इससे थोड़ा और मुश्किल है, क्योंकि वो 3 डायमेंशनल में। ये मुश्किल नहीं था लेकिन आपको फिर भी प्रैक्टिस शुरुआत में करने पे लगेगा कि हाँ ये थोड़ा सा लंबा है। और तीसरा क्वेश्चन क्योंकि 3D में जा रहा है तो हम 3D में विजुलाइज करेंगे तो आसानी से दिख जाएगा कि क्या हो रहा है। इस क्वेश्चन को देखो, ये 2007 मेंस का है। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक पॉजिटिव और निगेटिव इक्वल मैग्नीट्यूड के 2 चार्जेस हैं जो इन कोऑर्डिनेट्स पर रखे हैं। कोऑर्डिनेट्स देखकर डरना नहीं है, आप सिस्टम बनाते ही कोऑर्डिनेट्स जैसे ही लगाएंगे आपको समझ में आ जाएगा कि ये कोई प्रॉब्लम बड़ी नहीं है। अच्छा, तो दो चार्जेस इन कोऑर्डिनेट्स पर हैं और वर्क डन बाय द फील्ड तुमको कैलकुलेट करना है जब दूसरा पॉजिटिव चार्ज मूव करता है इस कोऑर्डिनेट से इस कोऑर्डिनेट में। पहले मैं तुम्हें पूरा कैलकुलेट करके दिखा दूंगी, लेकिन उसके बाद मैं तुमको डायरेक्टली दिखा सकती हूँ कि देखो इसमें कैलकुलेशन की भी ज़रूरत नहीं थी, ये इतना आसान था, बस केवल हम उस सिचुएशन को इमेजिन कर ले जाएं। तो पहले हम इन कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग अपना डायग्राम रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने कोऑर्डिनेट्स देखे तो मैंने देखा कि एक -a/2 और एक +a/2 यानी z कोऑर्डिनेट्स दिए हैं केवल।
तो मुझे ठीक लगा कि मैं जेड एक्सिस प्लेन पर ऐसे बना लूँ, ठीक। फिर मैंने देखा कि दूसरे कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हैं, तो उन्होंने कहा कि जो तीसरा चार्ज है वो मूव करता है फ्रॉम द कोऑर्डिनेट्स -a00 टू 0a0, यानी ये जो दूसरा कोऑर्डिनेट है ये हमको एक्स एक्सिस पे मिलेगा। तो मैंने इसे जेड एक्सिस ले लिया क्योंकि ये दोनों मुझको प्लेन ऑफ पेपर पे ही मिल गए इस तरीके से। एक्स एक्सिस मैंने इसके परपेंडिकुलर बना ली, तो मुझको जो तीसरा कोऑर्डिनेट है वो भी अपने प्लेन ऑफ पेपर पे मिल गया -a00, यानी ये एक्स एक्सिस पर निगेटिव साइड में है। ऊपर वाले को मैं प्लस ले रही हूँ, नीचे वाले को माइनस ले रही हूँ। तीसरा जो पोजीशन है, यानी ये जो क्यू चार्ज है, ये दोनों इक्वल अपोजिट है। तीसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो तीसरा चार्ज हम क्यू लेते हैं। और ये जो चार्ज है ये इस पोजीशन से इस पोजीशन पर पहुंच रहा है। तो ये पोजीशन क्या है, जरा इसको 3D में देखते हैं। अब देखो, ये z एक्सिस पर a/2 पर कैपिटल Q चार्ज, ये z एक्सिस पर -a/2 पोजीशन पर कैपिटल Q चार्ज, एक प्लस और दूसरा माइनस। तीसरा चार्ज जो कि पहले यहाँ रखा था, ये कौन सी पोजीशन है, x एक्सिस पर -a पोजीशन पर रखा था, ये उठाकर y एक्सिस पर नीचे से a हाइट ऊपर पहुंचा दिया गया। इसके कोऑर्डिनेट्स कितने बताए गए, 0a0, यानी कि जो x एक्सिस पर a डिस्टेंस पर था वो y एक्सिस पर a डिस्टेंस पर ले जाकर रख दिया गया, यहाँ से यहाँ। और कितना काम किया गया ये पूछा गया है। तो अब तुम सोचो कि जब चार्जेस यहाँ पर थे फ्लैट सरफेस पर, तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लो, और फिर इस चार्ज को उठाकर जब यहाँ पहुँचा दिया गया तो अब सिस्टम कैसा हो गया, अब सिस्टम ऐसा हो गया। इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लो, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी और इस फ्लैट सरफेस पे जब चार्जेस हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस ही तो आपको वर्क डन देगा। अब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के लिए तुम्हें पहले तो पेयर देखने हैं। एक पेयर तो ये बन रहा है, दूसरा पेयर ये बन रहा है, तीसरा पेयर ये बन रहा है। तो 3 पेयर्स बन रहे हैं, 3 टर्म्स होने चाहिए पोटेंशियल एनर्जी में, वो भी साइन के साथ रखना है चार्जेस को। इसका जो टर्म आएगा वो k q1 q2 अपॉन ये डिस्टेंस कितनी है, देखो ओरिजिन से ये a/2 और ये a/2, तो ये टोटल हो गई a। k q1 q2, यहाँ माइनस देखो रख दिया, k q1 q2 अपॉन a। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कैसे मिलेगी, ये डिस्टेंस है a/2, ये डिस्टेंस है a, तो अंडर रूट a/2 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, तो आपको मिल जाएगा a²/4 प्लस a²। सॉल्व किया, a/2 √5 मिल गया। ये जो डिस्टेंस है ये मिल गई a/2 √5। इसी तरह से ये डिस्टेंस a/2 √5। तो अब इस पेयर के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी का टर्म आएगा वो सिंपली k, इस पेयर के लिए आएगा k q1 q2 अपॉन r। देखो k -q q अपॉन r। इस पेयर के लिए आपका पोटेंशियल एनर्जी का टर्म आ जाएगा k प्लस q इंटू q अपॉन r, दैट इज a/2 √5। तो ध्यान से देखो, तो पहले ये तीनों एक ही प्लेन में थे। कौन से प्लेन में थे, एक्स जेड प्लेन में थे, प्लेन ऑफ पेपर में। और इनके बीच की ये जो दूरी थी ये a/2 √5 थी। क्यों, क्योंकि ये चार्ज इन दोनों से a डिस्टेंस पर था। अब अगर y एक्सिस पर भी ये a ही डिस्टेंस ऊपर रख दिया गया, तो तुम अगर ध्यान से देखो तो सिस्टम में चार्जेस के बीच की डिस्टेंस में कोई डिफरेंस आया ही नहीं। अब देखो, ये जो चार्ज था, इस चार्ज को उठाकर y एक्सिस पर a डिस्टेंस ऊपर रख दिया गया। ये डिस्टेंस जो है ये a डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस a/2, ये डिस्टेंस a। तो अब इस चार्ज की नीचे वाले -q चार्ज से डिस्टेंस अभी भी तो
a/2 प्लस a² का अंडर रूट ही है, यानी a/2√5। सिमिलरली ये भी a/2 और ये a, तो इस चार्ज से डिस्टेंस अभी भी a/2 का स्क्वायर प्लस a² अंडर रूट यानी a/2√5 है। तो अगर तुम देखो तो इन दोनों के जो सिस्टम में चार्जेस के बीच डिफरेंस था, वो जब ये इस सरफेस पे थे तब, और जब वो इस सरफेस पर है, वर्टिकल प्लेन में है, तब डिस्टेंस में तो कोई फ़र्क आया ही नहीं। अभी भी 3 पेयर्स ही बन रहे हैं, ये फर्स्ट पेयर, ये सेकंड पेयर और ये थर्ड पेयर। तो अगर तुम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करो तो KQ1 Q2 अपॉन A, KQ1 Q2 अपॉन a/2√5, KQ1 Q2 अपॉन a/2√5, और यहाँ पर 2 पेयर्स में ये -Q है और एक पेयर में दोनों +Q है जैसे पहले थे। तो एक्चुअली तो अगर हम 3D में विजुलाइज करके ये देख पा रहे थे कि इन तीनों के बीच जो डिस्टेंसेस हैं, और वर्टिकली जब इस चार्ज को उठाकर a डिस्टेंस पे रख दिया गया तब भी 3 पेयर्स और तीनों के बीच डिस्टेंस सेम, तो हम बिना कैलकुलेट किए समझ सकते थे कि पोटेंशियल एनर्जी में इस सिस्टम और इस सिस्टम में कोई चेंज आया ही नहीं। तो चेंज ज़ीरो है तो वर्क डन भी ज़ीरो हुआ। लेकिन अगर आप इसको कैलकुलेट करते, तो क्योंकि हम कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी, तो फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी KQ1 Q2 अपॉन A प्लस KQ1 Q2 अपॉन a/2√5 और KQ1 Q2 अपॉन a/2√5। ठीक, तो ये एडिशन अगर आप दोनों एक्सप्रेशंस को कंपेयर करो यहाँ फाइनल एनर्जी में और इनिशियल एनर्जी में, तो बिल्कुल सेम है। हमारा आंसर हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज ज़ीरो बिकॉज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, सो वर्क डन इज ज़ीरो। तो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट हमारे प्रॉब्लम्स को सिंपल करता है, और कैसे कैलकुलेट करते हैं आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट को समझेंगे।